स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल ब्रिलियंस 53 में। तो हमने इसके पहले एमसीक्यू और अति लघुत्तरी प्रश्नों का अभ्यास कर लिया। तो जाइए उसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट सामाजिक अध्ययन में जाइए, वहाँ से आप लोग देख लीजिए। और जो भी सेकंड सेमेस्टर वाले हैं हमारे चैनल को और इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। जो भी सेकंड सेमेस्टर का इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं, लघुत्तरी प्रश्नों का तैयारी करवा रहे हैं, इसके पहले एमसीक्यू और अति लघुत्तरी का अभ्यास करवा दिए हैं। तो जाइए आप लोग वहाँ से देख लीजिए। चलिए टेलीग्राम जोड़ के पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, स्टार्ट करिए। लघुत्तरी प्रश्न हमको पता है 50 नंबर का होता है सामाजिक अध्ययन, 50 नंबर का। प्रश्न नंबर 1, अच्छे नागरिक के 4 गुणों का वर्णन कीजिए 2023 में, यानी कि पिछले साल ही ये पूछा है। लघुत्तरी में 2 नंबर का है, तो 2 नंबर के हिसाब से आप लोग लिखेंगे। तो कानून का पालन करना, तो एक अच्छे नागरिक की क्या विशेषताएं होती है कि वो संविधान के तहत जितने भी नियम होते हैं कानून का पालन करेगा, शिक्षित होगा और सूचित रहना। शिक्षित होगा और अपने देश विदेश में क्या हो रही है वो घटनाओं से क्या रहेगा, अपडेटेड रहेगा, सूचित रहेगा। लोकतंत्र की प्रक्रिया में शामिल होगा, यानी कि वोट देना, लोगों को जागरूक करना, शिक्षा देना, मानवता को बढ़ावा देना, ये सारी चीज़ों में प्रक्रिया में शामिल रहेगा। दूसरों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना, ठीक है, देश में और दूसरों के सर्वोत्तम हित में कार्य करना, ये अच्छे नागरिक के 4 गुणों का वर्णन था। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 2, वनों से होने वाले लाभ बताइए। ठीक है, आपको फॉरेस्ट से क्या क्या लाभ होते हैं वो आप लोग इसमें सारा लाभ लिख देंगे जो जो आपको याद आता है। तो वनों से लाभ निम्नलिखित हैं। पहला क्या है, वनों से ईंधन, आपको क्या मिलता है, ईंधन मिलता है एवं जलाऊ लकड़ी प्राप्त होती है। दूसरा, वनों से पशुओं को पौष्टिक आहार प्राप्त होता है। तीसरा, वनों से प्राप्त वस्तुओं से लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास होता है। तो लघु एवं कुटीर उद्योगों का विकास होता है। चौथा, वन पर्यावरणीय संतुलन को ठीक करने के साथ साथ प्राकृतिक सौंदर्य को बढ़ाते हैं वन। तो ये तो इजी क्वेश्चन है, 2 नंबर का आप लोग लिख ले जाएंगे, आशा करते हैं 2023 में पूछा था। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 देखिए, मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन। ठीक है, इन्फ्लेशन की बात हो रही है, ये इकोनॉमिक्स में पूछता है, ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है। तो देखिए, मुद्रास्फीति से आशय स्पष्ट कीजिए। 2 प्रकार की मुद्रास्फीति होती है आपकी, वैसे मुद्रास्फीति कई प्रकार की होती है लेकिन मुख्यतः इसमें 2 है। दौड़ती हुई मुद्रास्फीति यानी कि हाइपर इन्फ्लेशन, और दूसरा क्रीपिंग इन्फ्लेशन यानी कि मंद मुद्रास्फीति। तो मुद्रास्फीति में कीमतें बढ़ने के साथ साथ, जब कीमत बढ़ती है उसके साथ साथ दी गई धनराशि की क्रय शक्ति यानी कि खरीदने की शक्ति समय के साथ कम हो जाती है। जैसे मान लीजिए आप किसी बैंक में अगर आप 1 करोड़ रुपया जमा किए हैं, ठीक है, और जिस वर्ष आप जमा किए हैं उस वर्ष अगर इन्फ्लेशन आपका 10% है, ठीक है, ठीक है, अगर आपकी इन्फ्लेशन 10% है तो क्या हो जाएगी, तो आपका 10% यानी कि 10 लाख रुपया घट जाएगा। ठीक है, 10% इसका मतलब 10 लाख घट जाएगा, यानी कि आपके पास 90 लाख रुपया आपके पास एक्चुअल अमाउंट है। तो क्यों, जो ये इन्फ्लेशन है, महंगाई है, क्या, और ये क्रय शक्ति समय के साथ साथ कम हो जाएगी इसकी, 1 करोड़ की, यानी कि वो 90 लाख रुपया हो जाएगा। कीमतें बढ़ने के साथ साथ दी गई धनराशि, तो दी गई धनराशि हमारा 1 करोड़ है, तो उसमें क्रय शक्ति समय के साथ साथ कम हो जाती है, इसी को मुद्रास्फीति कहते हैं। और 2 प्रकार की मुद्रास्फीति होती है, एक बहुत तेजी से बढ़ता है तो हाइपर इन्फ्लेशन कहते हैं, एक थोड़ा सा धीरे धीरे बढ़ता है तो उसे मंद इन्फ्लेशन यानी कि क्रीपिंग इन्फ्लेशन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 4, उदारीकरण के विषय में प्रकाश डालिए, 2023 में पूछा है। तो उदारीकरण का अर्थ ऐसे नियंत्रण में ढील देना या उन्हें हटा देना है जिससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिले। उदारीकरण मतलब क्या हो जाएगा, मतलब ऐसे ढील को हटा दिया जाए, कानूनी दांव पेच को हटा दिया जाए जिससे क्या हो, हमारे देश का विकास हो, ज़्यादा थोड़ा सा लचीला कर दिया जाए नियम कानून। प्रश्न नंबर 5, वो भी किस क्षेत्र में, आर्थिक विकास के क्षेत्र में, ठीक है, क्रिमिनल लॉ वगैरह में, या क्या बोलते हैं जमीन जायदाद के मामलों में नहीं। तो अपरदन को परिभाषित कीजिए, 2023 में पूछा है। तो अपरदन वह प्राकृतिक प्रक्रिया है
जिसमें चट्टानों का विखंडन और परिणाम स्वरूप निकले ढीले पदार्थों का जल, पवन, हिम इत्यादि प्रक्रमों द्वारा स्थानांतरण होता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? अपरदन कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 क्या है? लघु उत्तरीय प्रश्नों के सीरीज में, राजन सीरीज में। तो देखिए, महमूद गजनवी के भारत पर आक्रमण का वर्णन कीजिए, 2023 में पूछा है। तो महमूद गजनवी को आमतौर पर गजनी के महमूद के नाम से जाना जाता है। तो गजनी ने 971 से 1030 ईस्वी तक शासन किया। तो लगभग इसने 30-60 यानी कि लगभग 59 वर्षों तक शासन किया महमूद गजनी ने। भारत की संपत्ति को लूटने के लिए उसने सबसे पहला हमला 1001 में किया। ठीक है, 1001 में किया। उसने भारत पर 17 बार आक्रमण किया और 1025 में सोमनाथ मंदिर पर अपना 16वां हमला किया था। तो 17 बार में से 16वें टाइम सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया था महमूद गजनी ने। और पहला आक्रमण उसने 1001 में किया था भारत की संपत्ति को लूटने के लिए। प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या है? संविधान की विशेषताएं बताइए, 2023 में। तो सबसे लंबा लिखित संविधान क्या है? हमारे भारत देश का है। कठोरता और लचीलेपन का मिश्रण, थोड़ा सा कठोरता भी होनी चाहिए और थोड़ा सा लचीलेपन का मिश्रण। सरकार का संसदीय स्वरूप, कानून का शासन, एकीकृत और स्वतंत्र न्यायपालिका। ये क्या है? संविधान की विशेषताएं। देखिए कितना एग्जैक्ट आंसर लिखा है कि सबसे लंबा लिखित संविधान, कठोरता, लचीलेपन का मिश्रण, सरकार का संसदीय स्वरूप भी होना चाहिए, कानून का शासन भी हो, एकीकृत हो, ठीक है, और स्वतंत्र भी हो। ठीक है, स्वतंत्र होना चाहिए न्यायपालिका। तो यही हमारे संविधान है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 क्या है? बजट क्या है? 2023 में लिखा है प्रश्न। तो बजट वह एक वित्तीय योजना है। तो बजट केंद्रीय वित्त मंत्री भारत के जो होते हैं वही क्या करते हैं? बजट पेश करते हैं संसद में हर वित्तीय वर्ष में। तो बजट वह एक वित्तीय योजना है जो एक निर्धारित अवधि के लिए अपेक्षित आय और व्यय की रूपरेखा तैयार करती है। तो बजट क्या है? आगामी जो वर्ष होंगे, मान लीजिए 2025 चल रहा है, तो 2025 में जो बजट पेश होगा तो पूरे साल का क्या होगा? वित्तीय योजना होगा उसमें, जिसमें निर्धारित अवधि के लिए अपेक्षित आय, जो भी आय और व्यय होंगे उसकी रूपरेखा तैयार किया जाएगा 2025 वर्ष के लिए, वही बजट होता है। और ये केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा भारतीय संसद के लोकसभा में पेश किया जाता है। उसके बाद राष्ट्रपति का मुहर लग के बजट पास हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 9। गुप्त काल के पतन के कारणों का उल्लेख कीजिए, 2023 में पूछा है। तो गुप्त काल के पतन विभिन्न कारकों के कारण हुआ, जिनमें सामंती राज्य, व्यापार में कमी, सिंहासन की कमजोरियां और आक्रमण शामिल थे। तो गुप्त काल क्यों पतन हो गया? क्योंकि सामंती राज्य थे, कुछ व्यापार में कमियां थी और कुछ सिंहासन की कमजोरियां थी और कुछ आक्रमण में शामिल थे। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 क्या है? गुप्त काल को स्वर्ण काल क्यों कहा जाता है? 2023 में पूछा है। तो गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग कहा जाता है, क्योंकि इस काल में भारतीय संस्कृति के प्रचार प्रसार, धार्मिक सहिष्णुता, आर्थिक समृद्धि तथा शासन व्यवस्था की स्थापना के उच्चतम दर्शन होते हैं। इसी काल में कला संस्कृति के साथ ही विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी तथा साहित्य में नए प्रतिमानों की स्थापना की गई। इसीलिए गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। 2023 में ये प्रश्न पूछा है। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, भूगोल का है, जियोग्राफी का है। प्रश्न नंबर 11, पृथ्वी की आंतरिक संरचना स्पष्ट कीजिए, 2020 और 22 में। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ। तो पृथ्वी के धरातल का स्वरूप पृथ्वी की आंतरिक अवस्था और संरचना का परिणाम है। अतः पृथ्वी की आंतरिक संरचना का विशेष स्थान है। वैज्ञानिकों में पृथ्वी की आंतरिक रचना के बारे में
मतभेद है। ठीक है, भूगर्भ यानी कि जमीन में पाई जाने वाली परतों की मोटाई जो है, घनत्व जो, और जो द्रव्यमान आदि पर सहमति नहीं है। ठीक है, भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना को तीन परतों में पहचाना जा सकता है। पहला क्या है, क्रस्ट यानी कि भूपर्पटी, दूसरा आपका मैंटल, तीसरा क्या है, कोर या क्रोड। ठीक है, देखिए पृथ्वी की जो संरचना आंतरिक कैसे है, एक चित्र के माध्यम से। तो हमारी ये पृथ्वी है ऐसे, देखिए इसको हम लोग कहते हैं क्रस्ट। ठीक है, उसके बाद हम लोग कहते हैं इस वाले भाग को मैंटल कहते हैं, और सबसे पृथ्वी के आंतरिक भाग को हम लोग कोर कहते हैं। तो यही पृथ्वी के तीन भाग हैं। तो कोर में भी दो भाग हैं, एक इंटरनल है और एक इसमें क्या है, एक्सटर्नल है। इसी प्रकार क्या है, इंटरनल है और एक्सटर्नल है कोर में। और इसकी गहराई कितनी है, 2900 किलोमीटर है मेंटल की। और क्रस्ट क्या है, भूपर्पटी, इसी पे क्या है, पर्वत है, पहाड़ है, नदी है, हम हैं और आप हैं, सब लोग इसी पे हैं, क्रस्ट पे। चलिए, और हम लोग क्या पढ़ते हैं। हाँ देखिए, अब एक एक के बारे में अध्ययन किया जाए। चलिए, दिया भी है, क्योंकि 2 नंबर का लघु उत्तरीय प्रश्न है तो आप लोग को लिखना पड़ेगा इतना। तो भूपर्पटी या क्रस्ट, तो पृथ्वी की बाहरी सतह भूपटल या भूपर्पटी कहलाती है। भूपटल की मोटाई महाद्वीपीय क्षेत्र में, ठीक है, जहाँ पे महाद्वीप है, जहाँ पे नदी नहीं है, मतलब महाद्वीप मतलब एक तरह के से कुछ रीजन्स हैं, महाद्वीपीय क्षेत्र में लगभग 35 किलोमीटर तक, और महासागरों के नीचे लगभग 5 किलोमीटर तक हो सकती है। यानी कि जो हमारा ये पृथ्वी का स्ट्रक्चर है, जिसमें क्रस्ट है, तो इसको पृथ्वी की सबसे बाहरी सतह भूपटल या भूपर्पटी है। तो भूपटल की मोटाई कहाँ पे ज़्यादा होगी, तो भूपटल की ये क्रस्ट की सबसे मोटाई 35 किलोमीटर होगी। कहाँ पे, तो महाद्वीपों में। और 5 किलोमीटर होगी किसमें, समुद्र में, सी में। यह परत पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान का करीब, यह परत पृथ्वी के संपूर्ण द्रव्यमान का करीब 0.5 ही परसेंट है। सोचिए, 0.5% हिस्सा रखती है। सोचिए, ये इतना आपको बड़ा दिखाई देता है संसार, जिसमें से 5 ही परसेंट, 0.5 ही परसेंट है पूरे पृथ्वी का। भूपटल मुख्यतः बेसाल्ट, तो जो ये भूपटल क्रस्ट है किससे बना है, बेसाल्ट से और ग्रेनाइट से। बी प्लस ग्रेनाइट यानी कि B+G, यानी कि जो क्रस्ट है किससे बना है, बेसाल्ट और ग्रेनाइट यानी कि Bg से बना है। यह परत आंतरिक परतों की अपेक्षा क्या है, अधिक ठंडी है, क्योंकि सबसे बाहर है, क्योंकि यहाँ पे वर्षा भी होती है, नदियां हैं, पर्वत हैं, पहाड़ हैं, बर्फ है। तो क्या है, अधिक ठंडा है और कठोर है। ठीक है, भूपर्पटी का औसत घनत्व कितना है, 2.75 से 2.90 तक है। तो इसका औसत घनत्व कितना है, एवरेज डेंसिटी कितना है, 2.75 से 2.90। यही क्या है, भूपर्पटी के बारे में। तो देखिए, इतने सारी चीज़ें आपको भूपर्पटी के बारे में जानना है। ये भूपटल होता है, और 35 किलोमीटर महाद्वीपों पे इसका मोटाई होता है, 5 किलोमीटर समुद्रों पे, और 0.5% क्या है, पूरे पृथ्वी के बाहर द्रव्यमान के बराबर है। और जो भूपर्पटी है, इसमें बेसाल्ट और ग्रेनाइट दो प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, उसी से मिलकर के बना हुआ है। और इस भूपर्पटी का घनत्व क्या है, 2.75 से 2.90, याद रखेंगे, भूपर्पटी क्रस्ट। IUGG, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेजी, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेजी एंड जियोफिजिक्स के अनुसार भूपर्पटी की औसत मोटाई लगभग 30 से 33 किलोमीटर के मध्य है। तो जो एक IUGG संस्था है, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ जियोडेजी एंड जियोफिजिक्स, यानी कि इसके बारे में अध्ययन करता है। तो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में ये अध्ययन किया, बताया 30 से 33 किलोमीटर के ही बीच क्या है, इसकी मोटाई है। अब मेंटल देखिए, भूपर्पटी पढ़ लिया हमने, अब हम पढ़ेंगे मेंटल।
मेंटल या मेंटल, यह पृथ्वी की सतह में भूपर्पटी के बीच लगभग 100 से 2900 किमी नीचे तक विस्तृत है। ये वाला भाग है, ये वाला मेंटल। तो कितना से स्टार्ट है? 100 से 2900 किलोमीटर तक। यह पृथ्वी के आयतन का 16% होता है। तो यह पृथ्वी के आयतन का कितना है? 16% है, होता है। इसके ऊपरी भाग में एक अर्ध तरल परत होती है। इसके ऊपरी भाग में क्या होती है? आप मान लीजिए एक अर्ध तरल परत होती है, जिसे दुर्बलता मंडल कहा जाता है। इसमें क्या पाया जाता है? दुर्बलता मंडल पाया जाता है। मेंटल में ही क्या पाया जाता है? दुर्बलता मंडल। अब मौ से मेंटल, मौ से मंडल, याद रखिएगा। अब कौन सा मंडल? दुर्बलता मंडल। इसी परत में मैग्मा, ठीक है, मैग्मा धरातल से बाहर निकलता है। इसी परत से क्या होता है? मैग्मा जो होती है, जमीन पे ज्वालामुखी आती है, तो मेंटल से ही क्या होती है? मैग्मा निकलती है। मेंटल को दो भागों में भी विभाजित किया जाता है, ऊपरी मेंटल एवं निचला मेंटल। तो मेंटल को हम क्या करते हैं? दो भागों में विभाजित करते हैं। पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 70%, ठीक है, पृथ्वी के कुल द्रव्यमान का लगभग 70% हिस्सा रखने वाला मेंटल क्षेत्र ठोस चट्टानों से बना होता है। मेंटल परत मुख्यतः लौह मैग्नीशियम सिलिकेट से बनी है। किससे बनी है? लौह से, यानी कि फेरस से, मैग्नीशियम से और सिलिकेट से। सोचिए कितना मेंटल बड़ा है, लगभग ये 70% भाग पृथ्वी का है। और इसी को, मेंटल को दो भागों में विभाजित किया गया है, जो है आपका, एक आपका ऊपरी मेंटल है और एक निचली मेंटल है। और ये पूरे पृथ्वी का लगभग 70% बाहर अकेले लिया है। और इसी मेंटल से मैग्मा निकलता है। और ये मेंटल किससे बना है? फेरस यानी कि लोहा से, मैग्नीशियम से और सिलिकेट से बना हुआ है। नेक्स्ट प्रश्न, और इसी में दुर्बलता मंडल पाया जाता है। और ये पृथ्वी के आयतन का 16% हिस्सा लिया है। आयतन में 16% है और द्रव्यमान में 70% है। उसके बाद देखिए, सबसे निचली परत पृथ्वी का कोर। तो यह पृथ्वी की संरचना की सबसे भीतरी परत है। यह पृथ्वी की सतह से 2900 किलोमीटर से लेकर 6400 किलोमीटर तक विस्तृत है तथा पृथ्वी के क्षेत्रफल का 83% निर्मित करता है। केंद्रीय भाग अत्यंत भारी पदार्थों से बना है, जो उच्चतम संघनता में संगठित है। यह भाग निकिल और निकिल और फेरस धातुओं से बना है। इसको नीफे भी कहते हैं। भारी मिश्रित धातुओं, ठीक है, जो भी भारी मिश्रित धातुओं एवं सिलिका से बने एक संक्रमण, तो जो भी भारी मिश्रित धातुओं एवं सिलिका से बने एक संक्रमण क्षेत्र तथा केंद्र को बाहरी परतों से पृथक किया जाता है। यह दो भागों में विभाजित है, जिसे कोर कहा जाता है, इंटरनल कोर और एक्सटर्नल कोर। दो भागों में कौन सा विभाजित है? इंटरनल कोर और एक्सटर्नल कोर। और इंटरनल कोर और एक्सटर्नल कोर किस बेसिस पे विभाजित है? तो भारी मिश्रित धातुओं एवं सिलिका से बने संक्रमण क्षेत्र के आधार पर। पृथ्वी के समस्त आयतन का केवल 0.5% हिस्सा ही भूपर्पटी है। सोचिए, पृथ्वी के समस्त आयतन का 0.5% भूपर्पटी है और लगभग 16% मेंटल है। तो पृथ्वी का 0.5% क्रस्ट, 16% आपका क्या जाएगा? मेंटल, और 83% आपका क्या है? कोर है। तो 0.5, 16 और 83 याद रखेंगे। 0.5, 16, 83 ये क्या है? आयतन है आपका। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है? भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 2022 में पूछा है।
तो भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला, भारतीय संविधान अत्यंत विस्तृत और व्यापक है। भारतीय संविधान क्या है? विस्तृत और व्यापक है। तो भारतीय संविधान विश्व के विस्तृत संविधानों में से एक है। प्रारंभ में इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थीं, जबकि वर्तमान संविधान में 445 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। आइवर जेनिंग्स ने इसे विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। किसने कहा है? आइवर जेनिंग्स ने इसे विश्व का सबसे बड़ा और विस्तृत संविधान कहा है। तो 445 अनुच्छेद, 25 भाग और 12 अनुसूचियां हैं। दूसरा विशेषता क्या है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो संविधान की प्रस्तावना के अनुसार भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य है। संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न से तात्पर्य यह है कि भारत आंतरिक और बाह्य रूप से स्वतंत्र है और अपनी नीतियों का निर्माण स्वयं करेगा। तीसरा विशेषता क्या है संविधान का? समाजवादी है। तो समाजवादी राज्य से अभिप्राय है कि सभी को अपने विकास एवं उन्नति के समान अवसर प्राप्त होंगे। हमारे संविधान में लिखा गया है, ये संविधान की विशेषताएं हैं। चौथा देखिए, संघात्मक शासन है। तो भारत में संघात्मक शासन व्यवस्था लागू की गई। यहाँ दो सत्ताएं, केंद्र और राज्य हैं। इनके बीच शक्तियों का स्पष्ट विभाजन है। पांचवा, संसदीय शासन प्रणाली। तो भारत में भी ब्रिटेन की भांति संसदीय शासन प्रणाली की स्थापना की गई है। इस प्रणाली में कार्यपालिका, ठीक है, एग्जीक्यूटिव या मंत्रिपरिषद विधायिका के निम्न सदन लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। छठवां क्या है भारतीय संविधान की विशेषताएं? धर्मनिरपेक्ष राज्य। तो संविधान द्वारा भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य घोषित किया गया है। अर्थात भारत राज्य का अपना कोई धर्म नहीं है, लेकिन भारतवासी किसी भी धर्म को स्वतः अपना सकते हैं। ये धर्मनिरपेक्ष राज्य की बात की गई है। भारतीय संविधान की विशेषताओं में देखिए, सातवां क्या है भारतीय संविधान की विशेषताएं? मूल अधिकारों की व्यवस्था। तो संविधान द्वारा भारतीय नागरिकों को मुख्यतः 6 मूल अधिकार दिए गए हैं। पहला क्या है? समानता का अधिकार। दूसरा, स्वतंत्रता का अधिकार। तीसरा, शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। छठवां क्या जाएगा? संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। आठवां क्या है भारतीय संविधान की विशेषताओं में से? देखिए, आठवां विशेषताएं को हम लोग चलिए पढ़ते हैं। नीति निर्देशक तत्वों का उल्लेख। तो संविधान में नागरिकों की आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक उन्नति के लिए नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है। नौवां क्या है? मूल कर्तव्यों का उल्लेख। तो भारतीय संविधान के भाग 4 क में भारतीय नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। इनमें से 10 मूल कर्तव्य 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा तो जो 10 मूल कर्तव्य हैं 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा, और 11वां मूल कर्तव्य, जो 11वां मूल कर्तव्य है 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा सम्मिलित किया गया। 10वां क्या है भारतीय संविधान की विशेषताएं? स्वतंत्र न्यायपालिका। तो भारतीय संविधान द्वारा भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका की स्थापना की गई है। सर्वोच्च न्यायालय भारत का सबसे बड़ा न्यायालय है। सर्वोच्च न्यायालय संविधान का रक्षक है। तो सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट क्या है? संविधान का रक्षक है। जब भी संविधान पे हमला होगा, सुप्रीम कोर्ट उसकी रक्षा करने आएगा। यह नागरिकों के मौलिक अधिकारों की भी रक्षा करता है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट प्रश्न नेक्स्ट वीडियो से पढ़ते हैं। तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और सेकेंड सेमेस्टर वाले प्रशिक्षुओं के साथ भी हमारे चैनल को शेयर कर लीजिए, और फर्स्ट सेमेस्टर वालों के साथ भी उन्हें इन्फॉर्म कर दीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने पूरा पढ़ा दिया है। बुक का प्रश्न राजन सीरीज हुआ, पवन सीरीज हुआ, या कोई भी साहित्य पब्लिकेशन, सब मैंने पढ़ा दिया। जाइए वहाँ से अपना फर्स्ट सेमेस्टर का कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। सारे प्रश्न आपके एग्जाम में मिल जाएंगे।
जय हिंद दोस्तों।